नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 63 लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले आपको 25 प्रश्न शिक्षण विधियों के देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा टारगेट रहेगा 20 प्रश्नों को सही करने का। देखिए, यह जो पेपर है यह लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है। चाहे रीट परीक्षा 2022 की बात करें या फिर आपके जनवरी जो 2023 में थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसकी बात करें, दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, विज्ञान शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं। अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, कल्पनाओं को ठोस आधार बनाने में सहायक है और इनमें से सभी। तो बताइए पहले प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। देखिए, जो अवलोकन विधि होती है विज्ञान शिक्षण की, अवलोकन विधि में छात्र स्पष्ट अनुभव प्राप्त करते हैं, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और जो कल्पनाएं होती है उनको ठोस आधार भी आप अवलोकन विधि से बना सकते हो। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है वो ही आपके प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है। अधिक खर्चीली है, अध्यापन कार्य आसान बनाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है और यह बहुत प्रभावी है। तो देखिए, विज्ञान शिक्षण हो या अन्य कोई सा भी विषय हो, व्याख्यान का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, इसमें खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये आपका आंसर नहीं है। प्रमुख समस्या पूछा जा रहा है, अध्यापन कार्य आसान बनाती है, तो ये कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है, जी बिल्कुल ये एक प्रमुख समस्या है व्याख्यान विधि की, क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखती है बल्कि उनको नकारती है। साथियों, अलग अलग स्तर के बालक कक्षा में होते हैं लेकिन सभी को एक जैसे ही पढ़ाना, फिर उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का दमन हो रहा है। इसलिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में बिल्कुल सही उत्तर है। यह विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की एक प्रमुख समस्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके तीसरा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग व्यवस्था, निबंधात्मक परीक्षा और रूपात्मक आकलन। तो वापस कह रहा हूं कि चाहे विज्ञान शिक्षण हो या अन्य कोई सा भी विषय हो साथियों, गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु जो तकनीक नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। तो तीसरे प्रश्न में भी तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। निबंधात्मक जो परीक्षा है ये गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन नहीं करती है, बल्कि साथियों यह यहाँ पर मात्रात्मक जो व्यवहारगत परिवर्तन है मात्रात्मक, उनका मूल्यांकन करती है। अतः तीसरे प्रश्न में भी आपके तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो आपके चौथा प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी में किस रूप में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली उपागम और इनमें से सभी। तो देखो, शैक्षिक तकनीकी की बात की जा रही है जिसमें हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। साथियों, मशीनों से संबंधित चीज़ें सॉफ्टवेयर उपागम में नहीं आती है, बल्कि मशीनों से संबंधित चीज़ें किस में आती है, हार्डवेयर उपागम में आती है। अतः चौथे प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी। गुड्समैन के द्वारा लिखी गई, फ्लेंडर के द्वारा लिखी गई, B.S. ब्लूम के द्वारा लिखी गई या B.F. स्किनर के द्वारा लिखी गई। साथियों, प्रश्न नंबर 5 में टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है, यह किसके द्वारा लिखित है। तो प्रश्न नंबर 5 में टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ब्लूम ने लिखी है। B.S. ब्लूम के द्वारा टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन का निर्माण किया गया है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न देखेंगे, बोध प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। 5 से 7 होती है, 7 से 8 होती है, 3 से 4 होती है और 2 से 3 होती है। तो बताइए प्रश्न नंबर 6 में
कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? बोध प्रश्नों की संख्या इनमें से कितनी होती है साथियों? तो छठे प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, पाठ योजना के अंतर्गत बोध प्रश्नों की संख्या होती है 5 से 7। कितनी होती है? 5 से 7 बोध प्रश्नों की संख्या होती है। अतः छठे प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 7वें प्रश्न को देखेंगे। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने और मुदालियर आयोग ने। साथियों, यहाँ पर ये जो कथन है कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया है कि अगर किसी की हस्तलिपि खराब है तो मतलब उसकी पढ़ाई भी अधूरी है। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न नंबर 7 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 है साथियों। बोलने का विकास करने के लिए आप कौन सा कार्यक्रम आयोजित करना चाहेंगे? प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना, उत्सवों में गीत गाना, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित करवाना और कक्षा में श्रुतलेख करवाना। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही रहेगा? देखिए, प्रश्न नंबर 8 में देखो, श्रुतलेख करवाना तो सुनकर के लिखवाना होता है, तो इससे बोलने के कौशल का नहीं, लेखन कौशल का विकास हो रहा है, तो ये विकल्प गलत है। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित करवाना, उत्सवों में गीत गाना और प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना। तो साथियों, इनमें से आपके कौन सा विकल्प सही है? साथियों, प्रश्न संख्या जो 8 है, इसमें आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना यहाँ पर बोलने के विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ रहेगा दिए गए विकल्पों में से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न है। फ्लैश कार्ड से सिखाए जाते हैं, कहानी लेखन सिखाया जाता है, शब्द एवं वर्ण रचना सिखाई जाती है, निबंध लेखन सिखाया जाता है या पत्र लेखन सिखाया जाता है? तो जो फ्लैश कार्ड होते हैं साथियों, इनमें से क्या सिखाया जाता है फ्लैश कार्ड के माध्यम से? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है? तो साथियों, फ्लैश कार्ड से निबंध लेखन या पत्र लेखन नहीं सिखाया जाता है, ना ही कहानी लेखन सिखाया जाता है, बल्कि फ्लैश कार्ड के माध्यम से शब्द एवं वर्णों की रचना करना बच्चों को सिखाया जाता है। अतः विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। सामाजिक अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, यह कथन किसका है? क्लार्क व स्टार्क का, बाइनिंग एंड बाइनिंग का, जॉन ड्यूवी का और उमेश चंद्र का। साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में कथन पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथन किसका है या फिर ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि जो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है इसको सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो साथियों, ये कथन बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा। तो दूसरा विकल्प इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर है। देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन आप दे सकते हो, और कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 11 है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री के जनक कौन है? एडिसन है, कमेनियस है, ग्राहम बेल है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प सही है? पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री के जनक कौन है साथियों? पाठ्य पुस्तक एक दृश्य शिक्षण सामग्री है और इसके जो जनक है साथियों वो है कमेनियस। कौन है? कमेनियस है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 11 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है। सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य है भावी जीवन के लिए तैयार करना, इतिहास का ज्ञान देना, भौगोलिक पर्यावरण का ज्ञान देना और नागरिक गुणों का विकास करना। तो
तो देखो, इतिहास का ज्ञान देना सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं, ना ही भौतिक पर्यावरण का ज्ञान देना, बल्कि साथियों प्रश्न संख्या 12 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपको भावी जीवन के लिए तैयार करना। इन दोनों विकल्पों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि भावी जीवन के लिए तैयार करना या नागरिक गुणों का विकास करना। वैसे दोनों ऑप्शनों को सही माना जा सकता है एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो, लेकिन आपकी जो प्रथम चॉइस रहेगी वो रहेगी भावी जीवन जीने के लिए तैयार करना। भाई भावी जीवन आपको किस प्रकार से जीना है, तो उसी में नागरिक गुण भी आ जाते हैं, इसलिए फिर हम पहले विकल्प पर जाएंगे। साथियों अगर इस प्रश्न में आपको लगता है कि नहीं यार इसमें चौथा विकल्प सही होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं जाऊंगा यहाँ पर प्रथम विकल्प पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछ रहा है, सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है। 2 बार टाइपिंग हुआ है इसलिए पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई। समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? MP मुफात के द्वारा, बाइनिंग के द्वारा, जॉन ड्यूवी के द्वारा और अरस्तु के द्वारा। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है साथियों, इनमें से ये परिभाषा किसने दी है? 13वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है, MP मुफात ने ऐसा कहा है। किसने कहा है ऐसा? MP मुफात ने कहा है। तो ये परिभाषा MP मुफात की है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए, लघुतरात्मक प्रश्न होने चाहिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न होने चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। देखो मूल्यांकन में क्या बनाए रखना है? निष्पक्षता बनाए रखना है साथियों। और इसके लिए जो प्रश्न होने चाहिए, तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निबंधात्मक, लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक प्रश्न नहीं, बल्कि प्रश्न कैसे होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पक्षपात रहित होते हैं, इनमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती है। अतः 14वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 15वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र स्वतंत्र रहकर क्रियाशीलता के माध्यम से अधिक सीखता है, अध्यापक के वाचन से अधिक सीखता है, रटकर के अधिक सीखता है, और अध्यापक जितना अधिक क्रियाशील होगा छात्र अधिगम भी उतना ही अधिक होगा। तो बताइए प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? देखो यहाँ पर रटकर अधिक सीखता है, ये तो पूर्णतः गलत है। अध्यापक के वाचन से अधिक सीखता है, ये भी गलत है साथियों। यहाँ पर पहला या चौथा विकल्प सही रहेगा। तो बताओ आप प्रश्न नंबर 15 में कौन से विकल्प पर जाओगे साथियों? 15वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है? देखिएगा प्रथम विकल्प सही है, छात्र स्वतंत्र रहकर क्रियाशीलता के माध्यम से अधिक सीखता है। अध्यापक जितना अधिक क्रियाशील होगा छात्र अधिगम भी उतना ही अधिक होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि में अध्यापक पूर्णतः क्रियाशील होता है, लेकिन साथियों उसमें तो बहुत कम अधिगम होता है। इसलिए ओनली एक विकल्प जो यहाँ पर दे रखा है वो ही आपके प्रश्न नंबर 15 में सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे, तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 साथियों 16वां प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? 3+5+3+5, 5+3+4, 5+3+3+4 और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जो स्कूली शिक्षा का जो मौजूदा डिजाइन है 10+2 वाला, इसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है साथियों किसमें बदलने का प्रस्ताव दे रही है? तो NEP 2020 के अंतर्गत जो 10+2 डिजाइन है स्कूलों का, उसको 5+3+3+4 में यहाँ पर बदलने का प्रस्ताव दे रखा है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 16 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी है? थ्रस्टन ने दी है, चेव ने दी है, लिकर्ट ने दी है और गटमैन ने दी है। तो साथियों अभिवृत्ति मापन की युग्म तुलनात्मक विधि इनमें से किसके द्वारा दी गई है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज की इस क्लास का। जो 16वां प्रश्न था वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है
तो 17वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? अभिव्यक्ति मापन की जो युग्म तुलनात्मक विधि जिसके द्वारा दी गई है साथियों, वो है थ्रस्टन। लिकर्ट की तो संचय मापनी है और युग्म तुलनात्मक विधि किसकी है? थ्रस्टन की है। विकल्प एक ही आपके प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे, लेकिन अगर आपको कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके प्रश्न नंबर 18 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 18 को। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल लगाना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना और उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। तो बताओ प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प आपका सही है? मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है साथियों? पहला विकल्प पूर्णतः गलत है, क्योंकि लेबल लगाना कि ये प्रतिभाशाली है, ये मंदबुद्धि है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता। जिन बालकों की उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता उनकी पहचान करना, तो इसके लिए निदानात्मक शिक्षण करवाया जाता है साथियों, ये भी आपका आंसर नहीं है। अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये हो सकता है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। अब तीसरा या चौथा विकल्प, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इस प्रश्न में। कई किताबों में इस प्रश्न का आंसर तीसरा मिलता है और कई किताबों में चौथा भी मिलता है। आज हम इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर आपको बता रहे हैं साथियों। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। आपके 19वां प्रश्न देखो, अगर आपने भी इस 18वें प्रश्न को कहीं पढ़ रखा है तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। 19वां प्रश्न देखेंगे, संतुलन पद्धति की क्या विशेषता है? इसमें डिकोडिंग और समझ दोनों कार्यों में संतुलन रखा जाता है, बच्चों की अभिव्यक्ति पर कार्य करता है, इसमें वर्ण अक्षर पर कार्य होता है और शब्दों के सही उच्चारण पर कार्य होता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 19 में कौन सा विकल्प सही है? देखिएगा 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, संतुलन पद्धति की जो विशेषता जिस विकल्प में दे रखी है साथियों, वो है आपके विकल्प नंबर 1। इसमें डिकोडिंग और समझ दोनों कार्यों में संतुलन रखा जाता है। किस पद्धति में? संतुलन पद्धति में। तो प्रथम विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। छात्र गणित गणना में गति कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा और अभ्यास द्वारा। तो बताइए छात्र गणित गणना में किस प्रकार से गति प्राप्त कर सकते हैं साथियों? इस प्रश्न को मैंने पहले भी करवा रखा है साथियों। 20वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा, मैंने बता रखा है इस प्रश्न को कई बार कि अभ्यास के द्वारा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प नंबर 4 ही सही आंसर है 20वें प्रश्न में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देख लेते हैं साथ। तो 21वें प्रश्न को देखेंगे। ये देखिए आपके प्रश्न नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, भाषा के माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं और भाषा के माध्यम से हम अर्थ निर्माण करते हैं, या इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 21 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? देखो भाषा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है। भाषा सीखने की सिखाने की जो प्रक्रिया है साथियों, इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाषा के माध्यम से ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पूर्णतः सही कथन है। भाषा के माध्यम से ही हम मूल्यांकन करते हैं, ये भी पूर्णतः सत्य कथन है। और भाषा के माध्यम से ही हम अर्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है और तीसरा कथन भी सत्य है। यहाँ पर आपके 21वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? चौथा विकल्प। इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है, यही आपके प्रश्न नंबर 21 में सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। आपको 22वां प्रश्न देखना है, तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन पियाजे है, पार्क हस्ट है, मैडम मारिया मोंटेसरी है और विलियम वुंट है। तो बताइए प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? खेल विधि का जो साम्यान्वेषण का सिद्धांत है,
इनमें से किसके द्वारा दिया गया है साथियों खेल विधि का साम्यान्वेषण का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 22 में देखो, वुंट ने, मोंटेसरी ने या पार्कहर्स्ट ने ये सिद्धांत नहीं दिया गया है, बल्कि जीन पियाजे के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, जीन पियाजे के द्वारा ही खेल विधि का साम्यान्वेषण का सिद्धांत दिया गया है। अतः खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक भी कौन है साथियों, जीन पियाजे ही है। इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो 23वां प्रश्न है आपके, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापक की कमियों के उपचार करते हैं, अध्यापक की कमियों का उपचार करते हैं, का लिखा था है ना, छात्र की कठिनाइयों का निर्धारण करते हैं, छात्र की कठिनाइयों को दूर करते हैं, और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 23 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों। एक बार आप प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर विकल्पों को पढ़ लीजिए और फिर सही आंसर का चयन कीजिए। तो देखो प्रश्न संख्या 23, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, जिसमें छात्र की कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है, न कि अध्यापक की कमियों को दूर किया जाता है साथियों। अध्यापक की कमियों का उपचार उपचारात्मक शिक्षण में नहीं करते हैं। छात्र की कठिनाइयों का निर्धारण यहाँ पर इसमें नहीं किया जाता है, बल्कि छात्र की जो कठिनाइयाँ होती है उनको दूर करने का कार्य उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपके 23 में सही है। ये जो दूसरा विकल्प है कि कठिनाइयों का निर्धारण, तो ये निदानात्मक में करते हैं, उपचारात्मक में नहीं करते इसको, इसलिए ओनली थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 23 में सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो आपके आज का सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न, कमेंट करके जाना साथियों कि 25 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया, और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है 2500 प्रश्नों की, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है, प्रयोगशाला विधि है, प्रदर्शन विधि है, अवलोकन विधि है, और इनमें से सभी। तो देखो इस क्वेश्चन को भी शायद मैंने करा रखा है आपको पहले कि उसके वातावरण पर आधारित। भाई देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट 100% होंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार में हर एक क्वेश्चन याद नहीं रहता है साथियों, इसलिए जान करके 4-5 प्रश्न तो आपके ऐसे आते ही आते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथियों ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पर बालक को उसके वातावरण पर आधारित जो ज्ञान दिए जाने की विधि है वो है साथियों आपके अवलोकन विधि। विकल्प 3 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। तो चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके 25वां प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षण आधारित है, अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, परीक्षा केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो देखो 25वें प्रश्न में वर्तमान में शिक्षण किस पर केंद्रित है, आपको ये बताना है साथियों। वर्तमान में जो शिक्षण प्रणाली है ये अध्यापक, पाठ्य पुस्तक या परीक्षा केंद्रित नहीं है, बल्कि यह प्रणाली जो है ये छात्र केंद्रित है, जिसमें छात्र की मुख्य भूमिका रहती है सीखने में। तो साथियों विकल्प नंबर 2 ही आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यह आपके शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 63 कंप्लीट हुआ। ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इसमें आप टच करके पिछले 62 टेस्ट अटेंड कर सकते हो साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।